हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, राइट। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी सीरीज चल रही है एमसीक्यूज की, ऑफ पॉलिटी एमसीक्यूज। ओके। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं वन ऑफ द कोर कोर टॉपिक ऑफ पॉलिटी, विच इज पार्लियामेंट, राइट। तो इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में, इनवेरिएबली, राइट। और इसके कुछ बेस्ट एमसीक्यूज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो शुरू करते हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, दिस वन। रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द लोकसभा स्पीकर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां पर बात हो रही है लोकसभा स्पीकर की, राइट। और हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। यहां पे तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही है देखते हैं। ही शी होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, पहला ही स्टेटमेंट गलत है। लोकसभा को प्रेसिडेंट एज सच रिमूव नहीं करता है, राइट। तो ये जो ऑफिस है इस पे डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर ये एप्लीकेबल नहीं है। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, इस पे डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर ये एप्लीकेबल नहीं है। इसे कैसे रिमूव किया जाता है, बाई लोकसभा, बाई पासिंग अ रिजोल्यूशन, बाई इफेक्टिव मेजॉरिटी, राइट। तो लोकसभा इनको रिमूव कर सकती है, उसके लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी से रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। ओके, सो पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड क्या है, he she need not be a member of house at the time of, यहीं से ये स्टेटमेंट इनिशियली ही गलत हो गया। at the time of his her election but has to become a member of the house within 6 months from the date of his her election, right। ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि लोकसभा स्पीकर बनने के लिए अपॉइंट होने के लिए, ठीक है, लोकसभा स्पीकर बनने के लिए हाउस का मेंबर होना जरूरी नहीं है। बन सकते हैं और बनने के 6 महीने के अंदर उनको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। इनफैक्ट दिस प्रोविजन एप्लीकेबल फॉर द मिनिस्टर्स, ये पीएम और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर एप्लीकेबल है कि अगर वो किसी हाउस के मेंबर नहीं है, ना लोकसभा के ना राज्यसभा के, तो भी वो मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन बनने के 6 महीने के अंदर उनको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, राइट। इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जब मैं प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये मैं सीरीज डिस्कस कर रहा था, तो वहां पे हमने इसको डिस्कस किया था इन डिटेल। ये स्टेटमेंट ये इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर स्पीकर। स्पीकर के लिए तो हाउस का मेंबर होना ही चाहिए, राइट। बिना उसके तो पॉसिबल ही नहीं है। देन इफ he she intends to resign, the letter of his her resignation has to be addressed to the deputy speaker। ये थर्ड स्टेटमेंट सही है, पहला दूसरा गलत है, थर्ड स्टेटमेंट इज राइट। वो अपना रिजिग्नेशन किसको देते हैं, स्पीकर अपना रिजिग्नेशन देते हैं डिप्टी स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर अपना रिजिग्नेशन देते हैं स्पीकर को, राइट। सो स्टेटमेंट 3 इज राइट। तो यहां पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the function of the pro tem speaker is to, the function of the pro tem speaker is to conduct the proceedings of the house in the absence of the speaker। क्या होता है प्रोटेम स्पीकर का फंक्शन, कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर। नो, एडमिनिस्टर ओट टू द मेंबर, यस, बी इज द राइट आंसर। ओके, ऑफिशिएट द स्पीकर, मैं आपको बता ही देता हूं, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर के बारे में। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, जब लोकसभा डिसॉल्व होती है, राइट, लोकसभा डिसॉल्व,
लोकसभा डिसॉल्व हुई, उसके बाद क्या होगा, इलेक्शन होगा। ओके, लोकसभा डिसॉल्व हुई, जनरल इलेक्शन होगा। लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, फिर भी स्पीकर रिजाइन नहीं करते हैं, वो अपने ऑफिस में बने रहते हैं। कब तक? इलेक्शन होगा, नई लोकसभा इलेक्ट होके आएगी, राइट। इस लोकसभा के स्पीकर ही स्टिल कंटिन्यूज इन द ऑफिस टिल द फर्स्ट मीटिंग ऑफ न्यू लोकसभा। जब नई लोकसभा की पहली मीटिंग होगी, उससे पहले स्पीकर रिजाइन करते हैं, राइट। और जो नई लोकसभा की पहली मीटिंग होती है, उसे कौन प्रेसाइड करता है? क्योंकि अब तो स्पीकर रिजाइन कर चुके हैं, तो उसे कौन प्रेसाइड करता है? इट वॉज प्रेसाइडेड बाई प्रोटेम स्पीकर, राइट। प्रोटेम स्पीकर होता कौन है? ही इज द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ लोकसभा। सीनियर नॉट इन टर्म ऑफ एज, एज के बेसिस पे सीनियर नहीं, जिसने सबसे ज्यादा टर्म, मतलब लोकसभा में एज ए मेंबर जो सबसे सीनियर हो, मतलब कई बार वो एज एन एमपी वो इलेक्ट होके आ चुके हो। ओके, तो सीनियरिटी ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस इन द लोकसभा, उसे जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर का केवल दो ही काम होता है, क्या? जितने भी नए मेंबर हैं उनको ओथ दिलाना, उनको शपथ दिलाना। ओके, और स्पीकर का जो जो स्पीकर को चूज किया जाता है, नए स्पीकर को, वो उसको प्रेसाइड करना, हाउस को, राइट। और उसके बाद ये कोई परमानेंट पोस्ट नहीं होती है। जैसे ही पहली मीटिंग लोकसभा की खत्म हुई, नए स्पीकर इलेक्ट हुए, अपने आप बाय डिफॉल्ट प्रोटेम स्पीकर की पोस्ट खत्म हो जाती है, राइट। तो ये एक कन्वेंशन है इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। ओके, तो बस यहाँ पे जितना मैंने बताया आपको प्रोटेम स्पीकर के बारे में, उतना बस यही बातें हैं। तो यहाँ पे सेकंड सही है। सी क्या है? ऑफिशिएट द स्पीकर व्हेन द स्पीकर अनलाइकली टू बी इलेक्टेड, नॉट एट ऑल। मतलब ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये पोस्ट तो बस जब नई लोकसभा इलेक्ट होती है तो उसकी पहली मीटिंग में ही ये पोस्ट होती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। तो उसके बाद इसकी कहानी खत्म, फिर 5 साल तक प्रोटेम स्पीकर की कोई बात नहीं होती है। ओके, ओनली check if the election certificate of the member are in order. ठीक है, all the statement are wrong, only B is correct, so here right answer is option B. Who does the speaker of the Lok Sabha submit his resignation to? अभी हमने डिस्कस किया, स्पीकर अपना रेजिग्नेशन डिप्टी स्पीकर को देते हैं और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को देते हैं। सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी। अटॉर्नी जनरल नो, प्रेसिडेंट नो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हियर डिप्टी स्पीकर, राइट। ओके, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। Next question on your screen is, the Speaker of the Lok Sabha can be removed from his office before the expiry of his term. ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ये क्या बोल रहा है कि लोकसभा के स्पीकर को उनका टर्म एक्सपायर होने से पहले कैसे रिमूव किया जा सकता है, देखते हैं। बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑफिस ऑफ स्पीकर नॉट डिपेंडेंट ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट। सेकंड क्या है? इफ द लोकसभा पासेस अ रिजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट। यस, ये सही है। इफ द लोकसभा एंड द प्राइम मिनिस्टर सो डिसाइडेड, प्राइम मिनिस्टर से कोई मतलब नहीं है। इफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट पासेस अ रिजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट, नो। लोकसभा के स्पीकर को हटाने के लिए केवल लोकसभा से रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, राज्यसभा का उसमें कोई भी रोल नहीं होता है। ओके, सो हियर बी इज द राइट आंसर। इफ द लोकसभा पासेस अ रिजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट। इनफैक्ट लोकसभा के स्पीकर को कैसे हटाया जाता है, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। उनको रिमूव करने के लिए एक रिजोल्यूशन लाना पड़ेगा लोकसभा में, और वो रिजोल्यूशन कैसे पास होना चाहिए? बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी, राइट। वो रिजोल्यूशन इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। इफेक्टिव मेजॉरिटी मींस इफेक्टिव मेंबरशिप ऑफ द हाउस, राइट। मतलब जितनी वैकेंसी है टोटल मेंबरशिप में से उसको माइनस कर दिया जाए, और जितनी
जो बचेगा वैकेंसीज को माइनस करने के बाद उसके उसके मेजॉरिटी से, राइट, मेजॉरिटी ऑफ मतलब 50% प्लस 1 ऑफ इफेक्टिव मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, इस तरीके से स्पीकर को हटाया जाता है। सो बाय द लोकसभा, सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, next question is, who is the leader of the Lok Sabha? Leader of the Lok Sabha is invariably prime minister if he is the member of the Lok Sabha, right? अगर प्राइम मिनिस्टर लोकसभा से इलेक्ट होके आते हैं, मतलब वो लोकसभा के एमपी हैं, तो फिर लीडर ऑफ द हाउस वही होंगे। और मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर लोकसभा से नहीं राज्यसभा के एमपी हैं, अगर वो राज्यसभा से इलेक्ट होके आए, फिर क्या होगा? फिर जिसे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दे एज ए लीडर ऑफ हाउस, जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के एमपी थे, राइट? तो अगर वो राज्यसभा से सिलेक्ट होकर आते हैं तो देन ही कैन नॉट बी लीडर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ द लोकसभा। ओके, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या किया? ही अपॉइंटेड डॉक्टर प्रणव मुखर्जी, राइट, डॉक्टर प्रणव मुखर्जी एज द लीडर ऑफ लोकसभा। ओके, लेकिन अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह अगर ये लोकसभा के मेंबर होते तो इनवेरिएबली ये लोकसभा के लीडर होते। ओके, सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, बट स्टिल यहाँ पे जितने ऑप्शन है उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है? प्राइम मिनिस्टर। ओके, मतलब हु इज द लीडर ऑफ लोकसभा, अगर प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का मेंबर ही नहीं है फिर तो यहाँ पे इतना क्लियर तो नहीं किया है, बट स्टिल यहाँ जितने ऑप्शन है उसमें क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टेक द ओथ ऑफ द ऑफिस? अच्छा, ठीक है, इनमें से कौन ओथ नहीं लेता है अपने ऑफिस की? प्रेसिडेंट बिल्कुल लेते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको ओथ दिलाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, यस, प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर ओथ टू द वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर डेफिनेटली, प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर ओथ टू द पीएम। कौन नहीं लेता है? स्पीकर, राइट, स्पीकर नहीं लेता है। स्पीकर एज ए स्पीकर ओथ नहीं लेते हैं, एज एन एमपी ओथ लेते हैं, राइट? ये भी एक एमपी है, जैसे लोकसभा में 543 एमपी हैं, स्पीकर उनमें से एक होता है। ओके, तो जब सारे एमपी ओथ ले रहे होते हैं तो एज ए एमपी ये भी ओथ लेते हैं। स्पीकर बनने के बाद, आफ्टर चूजन एज स्पीकर, ही डू नॉट टेक सेपरेट ओथ। स्पीकर बनने के बाद अलग से कोई ओथ नहीं होता है। ओके, सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in Indian Lok Sabha, speaker is nominated, chosen, elected, appointed? Chosen. Here right answer is option B, right? Article 93, yes, Article 93 क्या बोलता है? लोकसभा will choose one of its member as the speaker, right? मतलब जितने लोकसभा के मेंबर हैं उनमें से एक को स्पीकर चूज किया जाएगा, राइट? तो एज सच कोई इलेक्शन नहीं होता है, राइट? और ना ही इन्हें कोई अपॉइंट करता है जैसे प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है? तो बाय वॉइस वोट और बाय मेजॉरिटी जितने, मतलब कन्वेंशन तो ये है कि जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी का ही कोई एमपी जो है उसे स्पीकर अपॉइंट कर दिया जाता है, और रूलिंग कोलिशन का, रूलिंग पार्टी और रूलिंग कोलिशन, राइट, तो उसका एक एमपी स्पीकर अपॉइंट कर दिया जाता है एज ए कन्वेंशन। जैसे इस समय ओम बिरला स्पीकर है। ओके, तो ऐसे होता है, चूज किया जाता है, कोई फॉर्मल इलेक्शन नहीं होता है। ओके, सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, a candidate of Lok Sabha poll loses
loses his security. Okay, security amount if she does not get 1/3 of valid vote, no, 1/4, 1/5, none of the above. इसमें कोई सही नहीं है, राइट? इसमें क्या पूछ रहा है कि लोकसभा के इलेक्शन में, इन लोकसभा इलेक्शन जो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है, जैसे जब कोई कैंडिडेट लोकसभा का नॉमिनेशन फाइल करता है, जब वो कॉन्टेस्ट करना होता है उसको इलेक्शन, तो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी होती है, सबको जमा करनी होती है विद द इलेक्शन कमीशन, राइट? तो नॉमिनल सिक्योरिटी डिपॉजिट है, आई थिंक 15,000 है क्या, फिगर इज नॉट इंपॉर्टेंट एज सच। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी होती है और वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आफ्टर इलेक्शन आपको वापस दे दी जाती है। ओके, लेकिन किसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं दी जाती है, राइट? जिसको बोलते हैं हिंदी में जमानत जब्त हो जाना, राइट? तो मतलब बड़ी शर्मनाक हार के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जमानत ही जब्त हो गई, सिक्योरिटी डिपॉजिट ही नहीं मिली। मतलब मिनिमम कितने वोट अगर आपको मिल जाए तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस हो जाएगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी? उसका आंसर है 1/6। मतलब टोटल जितने वोट हैं, टोटल जितने भी वोट हैं उसका 1/6 अगर आपको मिल जा रहा है, तो जितने वैलिड वोट कास्ट है उसका 1/6 अगर आपको मिल जा रहा है तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस कर दी जाएगी। इससे भी कम मिल रहा है तो नहीं मिलेगी। तो मतलब ये क्यों किया गया इस तरह से? टू डिस्करेज नॉन सीरियस कैंडिडेट, राइट? मतलब इतने भी वोट आप नहीं पा सकते तो फिर इलेक्शन लड़ने का क्या मतलब है? ओके, सो यहाँ पे कोई सही नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज 1/6। अगर 1/6 होता तो वो सही आंसर होता। Which one of the following is the largest Lok Sabha constituency? Largest Lok Sabha constituency, Ladakh. Ladakh is the largest Lok Sabha constituency, right? area wise सबसे बड़ी constituency लद्दाख है। उसके बाद आई थिंक बाड़मेर है, कच्छ है, ओके, गुजरात का कच्छ। देन अरुणाचल प्रदेश की 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी, अरुणाचल ईस्ट एंड अरुणाचल वेस्ट। तो मैंने आपको टॉप 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बता दी। सबसे बड़ा आपको याद रखना है, मतलब लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया वाइज इज लद्दाख, राइट? टेरेन ही ऐसा है, पॉपुलेशन कम है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे बाड़मेर है तो वहां पे क्या है, बाड़मेर इज मोस्टली अ डिजर्ट, तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। ओके, अरुणाचल प्रदेश में भी यही बात है। There are 28 districts in Arunachal Pradesh, but only 2 लोकसभा सीट, तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, ठीक है? तो इसलिए एरिया बड़ा है। सो और सबसे छोटी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है पूरे इंडिया में एरिया वाइज? इट्स चांदनी चौक। चांदनी चौक इन दिल्ली, ये इंडिया की सबसे छोटी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बट एरिया वाइज सबसे छोटी है। दिल्ली में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डेंस है, तो उतने छोटे से चांदनी चौक में बहुत पॉपुलेशन है। ओके, सो बिगेस्ट लद्दाख और स्मॉलेस्ट भी मैंने आपको बता दिया चांदनी चौक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, इन इंडिया विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा? ओके, which state has the largest representation in Lok Sabha and Rajya Sabha? Very simple question, UP. 80 seats in Lok Sabha and 31 seats in Rajya Sabha. So सबसे अधिक लोकसभा और राज्यसभा की सीटें यूपी में है। ये पॉपुलेशन वाइज डिसाइड होता है, तो जिस स्टेट में सबसे अधिक पॉपुलेशन होगी वहीं पर सबसे अधिक सीट होगी। सो इट्स यूपी। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सेकंड लार्जेस्ट वैसे कौन सा है, यहां पे लिखा नहीं है, बट कौन सा है? बाई चांस अगर आ जाए तो सेकंड लार्जेस्ट इज महाराष्ट्र। ओके, इन महाराष्ट्र 48 सीट, यूपी में 80 है। फर्स्ट और सेकंड में भी बहुत बड़ा गैप है। महाराष्ट्र सेकंड लार्जेस्ट 48 सीट, एंड थर्ड इज वेस्ट बंगाल 42 सीट।
ओके, देन बिहार, देन तमिलनाडु। तो इतना आपको याद है तो बहुत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, अच्छा देखो ये क्वेश्चन है जो मैंने अभी डिस्कस किया यहाँ पे, आफ्टर यूपी द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट हैव बीन अलॉटेड टू, अभी मैंने डिस्कस किया, ऑप्शन सी महाराष्ट्र। ओके, ऑप्शन सी इज महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, व्हाट इज द quorum ऑफ लोकसभा इन रिलेशन टू इट्स स्ट्रेंथ, ये यहां पे होना चाहिए था, इन रिलेशन टू इट्स स्ट्रेंथ। पहली बात, कोरम होता क्या है, व्हाट इज कोरम? इट इज लोवेस्ट नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन लोकसभा टू कंटिन्यू इट्स सेशन, राइट। सबसे मतलब जो टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की, तो ये एटलीस्ट इतने मेंबर होने ही चाहिए उसके सेशन को कंटिन्यू करने के लिए। कितने होने चाहिए कि लोकसभा का सेशन कंटिन्यू हो, अदरवाइज अगर कोरम नहीं है तो स्पीकर क्या करेगा, वो लोकसभा को एडजर्न कर देगा, राइट। मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए टू कंटिन्यू द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा? इट्स 1/10, राइट। 1 हियर, डी इज द राइट आंसर, 1/10। मतलब लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 543, तो ये कितना हो जाएगा, 54.3। अब पॉइंट में तो एमपी हो नहीं सकते, सो वी राउंड इट अपसाइड, 55। मिनिमम 55 मेंबर लोकसभा में अगर प्रेजेंट हैं तभी उसकी प्रोसीडिंग कंटिन्यू की जाएगी, अदरवाइज कंटिन्यू नहीं की जाएगी, राइट। तो लोकसभा का सेशन कंटिन्यू, उसकी सिटिंग को कंटिन्यू करने के लिए कितने मेंबर होने चाहिए, मिनिमम 1/10। और यही राज्यसभा में भी है, राइट। यही सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी है, 1/10। ओके, तो ये आपको याद रखना है। लोकसभा के कॉन्टेक्स्ट में इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 100, आर्टिकल 100 में कोरम की बात की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेशन ऑफ द लोकसभा इज called for at least once in a year, 2 time in a year, 3 time in a year, 4 time in a year. Constitutionally, it's 2 times in a year. Right. In fact, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कि लोकसभा के 2 सेशन, पार्लियामेंट के 2 सेशन, इनफैक्ट पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, राइट। ये लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अब एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स, राइट। 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, तो मिनिमम कितने सेशन आ जाएंगे, तो उससे इंटरप्रेट करके हम निकालते हैं कि एक साल में लोकसभा के कम से कम 2 सेशन तो होने ही चाहिए, राइट। सो इट्स 2 टाइम्स इन अ ईयर। कॉन्स्टिट्यूशन में यही लिखा है कि 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, तो ऑब्वियसली ये दो हो जाएगा। एक साल में अगर 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए तो 2 सेशन। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं और हमें क्या बताना है, विच वन ऑफ द एबव इज आर करेक्ट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही शी थिंक फिट। यस, पहला सही है, पार्लियामेंट के सेशन को प्रेसिडेंट ही समन करता है, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज लिखी हुई है आर्टिकल 85 की। देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर 3 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन अ ईयर, बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल द 3 सेशन। नो, कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी ये बात नहीं करता है कि पार्लियामेंट के कितने सेशन होने चाहिए। अभी मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया कि वहां पे केवल इतना लिखा है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, राइट। और इसको हम इंटरप्रेट करें तो कितना बनता है, 2 सेशन, मिनिमम इतना होना चाहिए, राइट। कन्वेंशनली कितने सेशन होते हैं, एज ए कन्वेंशन पार्लियामेंट के कितने सेशन होते हैं, 3 सेशन होते हैं। 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, बट एज ए कन्वेंशन 3 सेशन होते हैं।
फर्स्ट सेशन इज बजट सेशन, देन मॉनसून सेशन, देन विंटर सेशन। ओके, तो ये है। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। थर्ड क्या है? देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। यस, नंबर ऑफ डेज की बात कहीं नहीं की गई है कि इतने दिन तक सिटिंग होनी ही चाहिए। ये बोला गया है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, बट नंबर ऑफ डेज की कहीं बात नहीं की गई। सो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 and 3 ओनली। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following state has highest number of reserve seat for the scheduled tribe in Lok Sabha? MP, it's MP। ST के लिए highest number of ST मैक्सिमम सीट शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कहां पे है? रिजर्व इन MP। हाउ मेनी सीट? 6 seats, right? 6 seats are reserved in MP for scheduled tribe. Okay, टोटल कितनी सीट्स रिजर्व है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए? टोटल 47 सीट फॉर SC, ST एंड फॉर SC 84 सीट्स, राइट? इतनी सीट्स रिजर्व है, जिसमें एक स्टेट में सबसे ज्यादा कहां? तो इट्स MP, राइट? सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हाउ मेनी सीट आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा? अभी में हमने डिस्कस किया इसको, इट्स ऑप्शन डी। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको डिटेल में बताया, इट्स ऑप्शन डी। 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर SC एंड 47 सीट्स आर रिजर्व फॉर 84 seats are reserved for SC and 47 seats are reserved for ST, right? Out of 543 इतनी seats reserved है। okay, next question on your screen is, the maximum number of members in Lok Sabha can be, it's 550, right? Right answer is 550। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी प्रेजेंट स्ट्रेंथ की बात नहीं करता कि लोकसभा या राज्यसभा की प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है। इट्स अप टू द पार्लियामेंट टू डिसाइड। प्रेजेंट स्ट्रेंथ डिसाइड करना पार्लियामेंट का काम है। तो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट स्ट्रेंथ की बात नहीं की गई है। किसकी बात की गई है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ। इट मींस व्हाट? मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? 550। मतलब आप 550 तक लोकसभा की सीट इंक्रीज कर सकते हैं, नॉट बियॉन्ड इट। इससे नीचे कितना करना है, कितना एक्चुअली में कितना रखना है, इट्स अप टू द पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट को डिसाइड करना है, बट मैक्सिमम लिमिट कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि इससे अधिक नहीं हो सकती, राइट? तो इट्स इट्स 550 फॉर लोकसभा एंड 250 फॉर राज्यसभा, राइट? ये मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट है। एक्चुअल सीट कितनी है? 543 फॉर लोकसभा एंड 245 फॉर राज्यसभा। ओके, एक्चुअल MP इतने हैं इस समय। कॉन्स्टिट्यूशन में केवल मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट बताई गई है, एक्चुअल सीट नहीं बताई गई है। ओके, तो ये है। एक्चुअली पहले ये होता था 552, राइट? 104th अमेंडमेंट एक्ट से ये 550 हो गया, क्योंकि जो 2 एंग्लो इंडियन मेंबर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था वो अब बंद कर दिया गया। अब प्रेसिडेंट एंग्लो इंडियन मेंबर अपॉइंट नहीं करते हैं, तो ये 552 से 550 हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर UTs इन लोकसभा? इट्स 20। इट्स 20, ऑप्शन ए। ओके, आउट ऑफ 543 UT से कितनी सीट्स हो सकती हैं?
it's 20, right? So right answer is option A. Question 19, ये 20 I think typing is other. In which article of the Constitution of India was the provision for the reservation of scheduled caste in the Lok Sabha seat made? Okay, it's article 330. 330 में बात की गई है प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लोक सभा फॉर एससी कम्युनिटी, राइट, शेड्यूल कास्ट। 331 में एंग्लो इंडियन के लिए, जो कि अब एप्लीकेबल नहीं है, अब एंग्लो इंडियन के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं होती है। 332 सेम, रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एससी इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, राइट, एंड 333 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन state legislative assemblies which is not functional now, right? तो एक तरीके से जो आर्टिकल 331 और 333 है, आज इनका कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का अपॉइंटमेंट वो अब नहीं होता। पहले क्या होता था, 2 मेंबर को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते थे अगर उनको लगता है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में कम है, एंड सेम पावर was given to governor. He could appoint one member of Anglo-Indian community in state legislative assembly. अब ये जो कन्वेंशन है, इसे अब खत्म कर दिया गया है by the 144th Amendment Act. So यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 330, ठीक है। इसमें बात की गई है फॉर रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा। Next question is, presently the number of seats of each state in Lok Sabha is allotted on the basis of census of 1971. It's census of 1971, right? 3 बार डिलिमिटेशन कमीशन बना, ठीक है, और लोकसभा की सीट, जैसे एक्चुअल लोकसभा की सीट 489 थी जब पहला लोकसभा इलेक्शन हुआ था, उसके बाद उसे समय समय पर इंक्रीज किया गया, 525 हुआ, उसके बाद 545 हुआ, 543 इनफैक्ट, और 2 तो एंग्लो इंडियन मेंबर होते थे, और उसके बाद फिर उसे सीज कर दिया गया 1971 तक, और क्या बोला गया कि इसके बाद सीट इंक्रीज की जाएगी आफ्टर फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2000, राइट? तो नॉर्मली मतलब ऐसे होना चाहिए था 2011 में, लेकिन फिर 84th अमेंडमेंट से क्या कर दिया गया, अब क्या कर दिया गया है, बाय आफ्टर 84th अमेंडमेंट एक्ट, इसे इंक्रीज कर दिया गया 2026 तक, कि कब लोकसभा की सीटें बढ़ाई जा सकती हैं, आफ्टर फर्स्ट सेंसस, आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द सेंसस आफ्टर ईयर 2026, फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026, राइट? 2026 के बाद जो पहले सेंसस का रिजल्ट आएगा, और कब आएगा, पहला सेंसस कब होगा, 2030 में, यानी अगर टाइमली हुआ तो 2030 में होगा, 31 तक उसका रिजल्ट आएगा, इसके बाद ही लोकसभा की सीटें बढ़ने के चांसेस हैं, राइट? सो हियर अभी जो चुनाव होते हैं वो किस सेंसस के बेस पे होते हैं, 1971 के सेंसस पे, राइट? उसके बाद से मतलब नंबर ऑफ सीट्स नहीं बढ़ाई गई, राइट? सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी। The 84th Amendment Act has frozen the total number of, अच्छा जो मैंने अभी डिस्कस किया वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, total number of existing seat in the Lok Sabha on the basis of 1971 census. Okay, they shall remain unaltered till the first census to be taken after the year 2026. इसको मैंने डिटेल में अभी डिस्कस कर दिया, राइट? 2026 के बाद जो पहला सेंसस होगा, so to be precise it will be 2031. 2031 के बाद लोकसभा की सीटें बढ़ने के चांसेस हैं। Next question is, what is the minimum age laid down for a person to seek election to the Lok Sabha? Okay,
लोकसभा का वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए एज क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? इट्स 25 ईयर्स। वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, नथिंग टू एक्सप्लेन इन इट। 25 साल है, राइट। विधानसभा का, लेजिस्लेटिव असेंबली का 25 ईयर, राज्यसभा 30 ईयर्स। राज्यसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए 30 साल होना चाहिए। एंड लोकल बॉडीज का, पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज 21, राइट। तो ये एज क्राइटेरिया आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन में राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 25 ईयर। फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा, a nomination paper can be filed by anyone residing in India, a resident of the constituency from which the election is to be contested. No, मतलब इसके कहने का मतलब है कि जिस डिस्ट्रिक्ट से आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं, उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको वोटर होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो मोदी जी बनारस में इलेक्शन नहीं लड़ पाते। एमपी कहां पे है वो? बनारस में। वोटर कहां पे है? गुजरात में, राइट। और मैं भी दिल्ली में। तो ये तो नहीं सही है। Any citizen of India whose name appears in the electoral roll of a constituency, yes, C is the right answer. कोई भी इंडियन सिटीजन जिसका नाम किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्टोरल रोल में हो, मतलब वो वोटर होना चाहिए। कहां से वोटर है इससे कोई मतलब नहीं है, कहीं भी आप वोटर होने चाहिए और कहीं से भी जाके आप कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो हियर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the state wise seat allocation in the Lok Sabha is based on। लोकसभा की सीट शुरुआत यहीं से हुई थी, इसी डिस्कशन से, राइट। जो लोकसभा की सीट होती है उसको एलोकेट करने का क्राइटेरिया क्या होता है? जैसे यूपी में 80 लोकसभा सीट है, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है, अरुणाचल में केवल 2 लोकसभा सीट है। इसका क्राइटेरिया क्या होता है? सिंपल सी बात है, इसका क्राइटेरिया होता है पॉपुलेशन, राइट। On the basis of population, not on the basis of size of state। टेरिटरी के बेस पे नहीं होता है, पॉपुलेशन के बेस पे होता है, राइट। सो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, मोर लोकसभा सीट। जैसे दिल्ली कितनी छोटी है, बट वहां पे कितनी लोकसभा सीट है? 7 लोकसभा सीट, ओके, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ओके, इट्स पॉपुलेशन। ओके देन, तो ये आज का सेशन था और ये पार्लियामेंट का पहला पार्ट था। पार्लियामेंट इज अ बिग चैप्टर, इसमें और भी एस्पेक्ट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इस सेशन से, एमसीक्यूज से, इससे आपका ये टॉपिक रिवाइज हो जाता है, राइट। मतलब ये एमसीक्यूज अगर आप मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं तो आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। और इफ यू आर फीलिंग दैट इट इज बेनिफिटिंग यू, अगर इससे आपको फायदा हो रहा है, देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, ओके, एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।